जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देखते आए हैं, इतिहास के बारे में हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त की है। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सही मायने में हमारा जो इतिहास है वो शुरू यहाँ से होना है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ हमने एक इतिहास के जानकारी, इतिहास का परिचय और उसके कुछ स्रोत और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। लेकिन आज जो हम शुरू करेंगे वहाँ से एक सही मायने में, सही तरीके से इतिहास शुरू होता है। तो चलिए, हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को या अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और जिसने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, पिछले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसके बाद आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और हमारे आने वाले वीडियोस का भी अपडेट आपको साथ साथ मिलता रहेगा। तो चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे मुख्य तरीके से, या मेंसली हम यहाँ पे स्पेशली अब शुरू करने जा रहे हैं इतिहास को। तो सबसे पहले हम इतिहास को थोड़ा समझेंगे कि हम इतिहास को पढ़ेंगे किस तरीके से, इतिहास या हिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतिहास के बारे में ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इतिहास को हम कितने खंडों में बांट के कैसे कैसे हम उसे पढ़ेंगे और किस तरीके से हमें अपने इतिहास की जानकारी को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, या पढ़ने का एक हमारा जो अप्रोच है वो क्या होगा या किस तरीके से हम उसे पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं इतिहास, हिस्ट्री। तो मुख्यतः अगर आप देखते हैं तो इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जिसमें पहला भाग है हमारा प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरा हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास वो अलग होगा। यहाँ हम सिर्फ अभी भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। अभी हमने जो पीछे टॉपिक पढ़े हैं, जिनमें हमने सोर्सेज पढ़े या फिर इतिहास का परिचय पढ़ा, तो वो सब जो है वो हमने ओवरऑल चीज़ों को समझा है और कुछ जो प्राचीन स्रोत रहे हैं उन प्राचीन इतिहास के बारे में वहाँ पे देखा। लेकिन अब हम यहाँ से एक शुरुआत करते हैं। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसे भी हम 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, और इसके 3 मुख्य भाग कौन कौन से होंगे। पहला भाग होगा हमारा प्राग ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक भारत। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। दूसरा हमारा है, इसे हम कहेंगे आध इतिहास, आध इतिहास। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिकल, इसे कहेंगे प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिकल। और तीसरा है इतिहास, मीन्स हिस्टोरिकल। ठीक है, तो ये तो हमारा भारतीय प्राचीन इतिहास को पढ़ने में इन भागों को हम पढ़ते हैं और उसे इन 3 पार्ट्स में मुख्यतः विभाजित करते हैं।
जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा इतिहास या ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको आप ऐतिहासिक भी लिख सकते हैं। मध्यकालीन भारत जो है इसे भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 सेक्शन में इसको भी विभाजित करके हम देख सकते हैं मुख्यतः, जिसमें पहला भाग जो होगा वो होगा हमारा भारतीय हिंदू साम्राज्य, भारतीय हिंदू साम्राज्य। दूसरा भाग हमारा इसमें होगा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। तो पहले भाग में जो भारतीय हिंदू साम्राज्य हैं या फिर ईरानियों के, तुर्कियों के बाहर से जो आक्रमण हुए हैं वो किस तरीके से हुए, इस भाग में हम वो पहला भाग पढ़ते हैं। दूसरे भाग में हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं पूरा, और तीसरे भाग में हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य को। मुगल साम्राज्य। तो हम भारतीय इतिहास का जो मध्यकालीन इतिहास है उसे भी 3 भागों में मुख्यतः डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला भारतीय हिंदू साम्राज्य, जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य की भी चर्चा करते हैं। ठीक है, दूसरा दिल्ली सल्तनत और तीसरा मुगल साम्राज्य। तो इसे भी हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत जो होगा उसे भी हम कुछ भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि अगर बात करें कि आधुनिक भारत को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो आधुनिक भारत को हम डिवाइड करते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं इसमें जो मुगलों का पतन है उसे, मुगलों का पतन, अर्थात इसे हम उत्तर मुगल काल के रूप में भी देखते हैं, उत्तर मुगल काल। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय साम्राज्य या भारतीय राज्यों का उदय, तथा उनका पतन। मतलब जो भारत में मराठों, मुगलों के बाद जो पावर्स आई थी, जैसे मराठा थे, ठीक है, मराठा थे, सिख थे और इस प्रकार की जो अन्य पावर्स थी, वो जैसे जैसे राइज हुई और उनका जो पतन हुआ, तो उन भारतीय राजाओं के बारे में या भारतीय जो राज्य थे उनके उदय के और उनके पतन के बारे में चर्चा करेंगे। एक तरफ हम मुगलों का पतन पढ़ते हैं, दूसरी तरफ हम भारतीय राज्यों के उदय और उनके पतन के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरे भाग में हम चर्चा करते हैं इसमें भारत में यूरोपियों की, भारत में यूरोपियंस, ठीक है, या यूरोपियों का आगमन तथा उनकी नीतियां। भारत में यूरोपीय किस प्रकार आए, उन्होंने कौन कौन सी नीतियां अपनाई और किस आधार पे उन्होंने भारत को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था, तो इसमें हम वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम भारत को आज़ाद कराने के लिए या अंग्रेजों के या फिर जो यूरोपीय थे उनके खिलाफ, उनके विरोध में जो जितने भी आंदोलन हुए या भारत को आज़ाद कराने तक 1947 तक जो हमने जो आंदोलन किए हैं उन्हीं के बारे में हम सारी जानकारी पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम गांधी जी के युग को पढ़ते हैं, भगत सिंह का बलिदान पढ़ते हैं और जितने भी क्रांतिकारी जो रहे हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। कांग्रेस के बारे में, राष्ट्रवाद क्या था, ये सब चीज़ें, मतलब यहाँ पे हमारा एक अलग यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो माना जाता है कि अभी तक जो एक देखते थे पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर यूपीएससी के या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान सबसे ज़्यादा रहता था। लेकिन अगर बात करें
अब वर्तमान में जो इस बार 2022 का एग्ज़ाम हुआ या फिर 2021 का एग्ज़ाम हुआ, तो उन एग्ज़ाम्स में हमारा मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारतीय इतिहास का जो योगदान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार आधुनिक भारत का योगदान बहुत कम रहा है, जिसे हम समझते थे कि इसका भाग सबसे ज़्यादा आता है, तो इस बार ये बहुत ही कम देखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ साथ हमें इस सारे भाग को भी पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। बाकी इनमें डिटेल में और ज़्यादा हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हम टॉपिक के साथ साथ समझते चलेंगे कि क्या क्या हमें किस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो और फिर हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को, और उसमें हम देखेंगे कि ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। बाकी जो डिटेल में जो एक टॉपिक वाइज हम जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज सिर्फ आपको हम इसके बारे में सिर्फ डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें इतिहास में क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा और किस तरीके से हम इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करें जरा। ये है ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिकल तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक भारत जो था वो क्या था, प्राग ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक दोनों को कह सकते हैं। ये प्री हिस्टोरिकल, तो प्री हिस्टोरिकल और जो आदि इतिहास है या फिर हिस्टोरिकल, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। प्राग ऐतिहासिक काल हम उस समय को कहते हैं जिस समय पे जो मानव था वो एक आदि मानव के जीवन को व्यतीत करता था, मतलब एक प्रिमिटिव ह्यूमन की तरह जीवन व्यतीत करता था, और उस प्रिमिटिव ह्यूमन के जीवन को व्यतीत करने के साथ साथ उसने कैसे कैसे अपना विकास किया और किस प्रकार से एक आधुनिक मानव के जीवन में वो परिवर्तित हुआ, तो उस पूरी घटना को, उस पूरी चर्चा को हम किस में पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में। तो अर्थात हम इसे कह सकते हैं कि यह जो है ये आदि मानव का काल रहा है, आदि मानव का काल। दूसरा इसमें एक अलग डिफरेंस ये है कि इस समय की किसी भी घटना को ना तो इतिहास में लिखा गया है और ना ही पढ़ा गया है। तो इतना आप समझ सकते हैं, जब किसी चीज़ को लिखा नहीं गया तो उसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मतलब अर्थ जो आदि मानव का समय था या फिर जो प्रिमिटिव ह्यूमंस था वो ना तो लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था, तो उन्होंने अपने संबंध में, अपने समय के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी को ना लिखा है और ना पढ़ा गया है। ठीक है, तो अर्थात आप कह सकते हैं कि एक ऐसा समय कि जिस समय की चीज़ों को ना लिखा है ना पढ़ा है, अर्थात इसका जो इतिहास है ये ना तो लिखित है और ना ही पढ़ा है। तो जब लिखा ही नहीं है तो पढ़ेंगे तो मतलब ही नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो इसको ना लिखा गया है ना पढ़ा गया है, तो उस समय के इतिहास को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम चर्चा करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो मानव था वो सभ्य हो चुका था, तो इसको हम कहेंगे सभ्य मानव का काल। इसमें मानव सभ्य हो चुका है, उसको सिविलाइज हो चुका था काफ़ी, और इस समय में सिविलाइज हो चुका है, लेकिन उस समय के लोग इतने सिविलाइज नहीं थे कि वो जो लिखना या पढ़ना चाहते हैं उसे ये आगे आने वाली जनरेशन या आगे किस तरीके से पढ़ा जाएगा, मतलब उनकी कोई स्क्रिप्ट या भाषा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कोशिश की है लिखने की। तो इस समय में कह सकते हैं कि उस समय का इतिहास लिखित तो है, इसे हमने लिखा है,
लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। अब जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास उन्होंने लिखा है, उनकी स्क्रिप्ट, उनके द्वारा लिखी गई चीजें हमें मिली हैं, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, जबकि प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में उसके समय के द्वारा ना तो कुछ लिखा है और ना ही पढ़ा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आदि इतिहास कहलाएगा, प्रोटो हिस्ट्री। इसके बाद ऐतिहासिक काल की अगर हम चर्चा करें तो ऐतिहासिक काल में उन्हें मतलब कह सकते हैं कि ये भी एक सभ्य मानव का काल ही रहा है, सभ्य मानव, या आप कह सकते हैं कि आधुनिक मानव का काल, आधुनिक मानव। और सभ्यता के साथ साथ इन्होंने इतिहास के संबंध में लिखा भी है, मतलब इनसे यहाँ से हमें लिखित में भी, रिटन में भी मिलती हैं चीजें, और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा भी गया है। ठीक है, जैसे कि इसके बाद वैदिक काल, तो जो वेद हैं वो संस्कृत में लिखे गए, वेद लिखे गए, तो उनको पढ़ा भी जा चुका है और लिखा भी गया है। तो वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद का पूरा समय इसमें ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल एज में आता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में क्या डिफरेंस है। मीन्स प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फेजेस, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, हमने इन तीनों को अलग अलग क्यों किया है। क्लियर? चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में कि उसमें हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक इतिहास जो शुरू होगा, ऐतिहासिक काल, तो वो यहाँ से होगा, और ऐतिहासिक काल मतलब जो चीज़ें लिखी और पढ़ी हैं वो चीज़ें यहाँ से शुरू होंगी। तो जितने भी आप वंशों के बारे में, राजा महाराजा और इनकी जो कहानी आप पढ़ेंगे, मतलब मगध साम्राज्य का उदय, 16 महाजनपद, वैदिक काल, अर्थात वैदिक काल के बाद का पूरा यहाँ से शुरू करेंगे। और उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, बट सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले हमें एक चीज या एक टॉपिक और पढ़ना होता है जिसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, यानी कि इस समय की चीजें ना लिखी हैं ना पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी हमें वहां से कुछ अवशेष, कुछ एविडेंसेस और कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनके आधार पे हम उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलें इसको नोट करिए और फिर हम देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिकल। चलिए देखिए, प्री हिस्टोरिकल या प्राग ऐतिहासिक काल जो था ये आदि मानव का समय रहा है, और इस आदि मानव के समय की अगर शुरुआत देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि आदि मानव का काल इसको कहते हैं। उस समय के मानव को प्रीमेटिव ह्यूमन कहा जाता था या फिर प्राइमेट्स उनको कहते थे, जिसका मतलब होता था, प्राइमेट्स का मतलब होता था नर वानर, मतलब जो मनुष्य था वो एक इंसान की तरह मतलब जो एक मनुष्य या इंसान जो होता था वो एक वानर की तरह होता था, मतलब एक बंदर की जाति से। ठीक है,
तो जैसे कि जानते हैं कि शुरुआत में बंदर जो प्रजाति थी वो झुक के चला करती, मतलब 4 पैरों से चलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका विकास जैसे जैसे हुआ और उसमें कुछ प्रजाति बंदर की ऐसी थी जिन्होंने धीरे धीरे पहले अपने 2 पैरों पे झुककर चलना शुरू किया और धीरे धीरे उनका विकास होता गया। और इस विकास के आधार पर एक समय ऐसा आया जब वो लोग सीधे खड़े होकर चलने लगे थे, और सीधे खड़े होकर चलने के साथ साथ उन्होंने अपने जो क्रियाकलाप या अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उनमें भी थोड़े बदलाव कर दिए थे। ठीक है, तो इसी आधार पे हम देखते हैं कि मनुष्य का विकास किस तरीके से हुआ। तो इस समय में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और उस समय का मनुष्य जो था वो किस तरीके से रहता था, क्या खाता था, क्या पीता था, किन चीज़ों का वो आविष्कार करता था और कैसे कैसे उनके अंदर विकास हुआ। तो उस विकास के आधार पे ही हम उसको कुछ भागों में विभाजित कर देते हैं कि कुछ समय अगर वो बिल्कुल आप ऐसा देखते हैं कि सीधे तौर पे जब मनुष्य की शुरुआत हुई तो मनुष्य सिर्फ सिंपल एक ही चीज़ जानता था, अपना खाना प्राप्त करना, मतलब फूड गैदरिंग। उसे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता था। उसे रहने के लिए घर की आवश्यकता नहीं थी, उसे खाने के लिए किसी प्रकार के अलग तरीके के व्यंजन या भोजन की आवश्यकता नहीं थी। जो भी मिलता था उसी से खा के अपना पेट भर लेता था। जैसे कुछ जानवरों को मारकर या फिर पेड़ पौधों के पत्तियां, फूल, जो भी उनसे फल वगैरह प्राप्त हुए उन्हीं को खा पी कर अपना पेट भर लेता था। तथा रहने के लिए उनका जो निवास स्थान होता था वो पत्थरों की जो गुफाएं होती थी या पत्थरों के बड़े बड़े एरिया जो थे वहीं पे वो निवास कर लेते थे। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, समय बीतता गया, तो मनुष्य के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लगी और उसके आधार पे उन्होंने विकास करना शुरू कर दिया था। तो उस आधार पे हम जो से प्राग ऐतिहासिक काल है इसे हम 3-4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब जिसमें कि हम 4 भाग कौन कौन से हैं उसे हम बोलते हैं, देखिए इस प्राग ऐतिहासिक काल को पहले तो हम 2 भागों में सिंपल वैसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक काल को कहा जाता है प्रस्तर काल, प्रस्तर अर्थात स्टोन एज। ठीक है, प्रस्तर मतलब पाषाण भी कह सकते हैं, पाषाण काल, प्रस्तर काल या पाषाण काल या स्टोन एज। और दूसरे काल को, दूसरे समय को हमको बोलते हैं धातु काल यानी कि मेटल एज, धातु काल, मेटल एज। प्रस्तर काल में पत्थरों का उपयोग किया गया है। प्रस्तर काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मानव था, मानव पूरी तरह से केवल पत्थरों का उपयोग करता था, उसमें धातुओं का कोई उपयोग नहीं था। पत्थरों का उपयोग करता है, धातु का कोई उपयोग नहीं है। इस काल में जो मनुष्य था वो पत्थर के साथ साथ, मनुष्य पत्थर के साथ साथ धातु का उपयोग भी करता है, धातु का उपयोग भी करता है, इसलिए इसे धातु काल कहा जाता है या इसे प्रस्तर धातु काल भी कहा जाता है। ठीक है, धातु काल या फिर प्रस्तर धातु काल, इसमें पत्थर और धातु दोनों चीजों का यूज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखें कि पाषाण काल में अगर बात करें तो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया जा चुका है। 3 भागों में इसको हम देखते हैं और 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है हमारा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल अर्थात प्री स्टोन एज। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल इसे कहते हैं
प्रोटो या मिड स्टोन एज, प्रोटो स्टोन एज, या इसको मिड स्टोन एज कहेंगे, मिडिल स्टोन एज। और तीसरा है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, ठीक है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, ठीक है। इसको पेलियोलिथिक एज भी बोलते हैं, इसे आप पेलियोलिथिक एज भी कह सकते हैं, ठीक है। और इस समय पे बड़े पत्थरों का उपयोग होता था, मतलब जो मनुष्य था वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था, इसलिए इसे मेगालिथिक एज भी कहा जाता है। मेगालिथिक एज। इस समय पे मध्यपाषाण काल में जो मनुष्य था वो थोड़े छोटे पत्थरों का उपयोग करने लगा था, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, ठीक है। और नवपाषाण काल में पत्थरों के छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों का, छोटे बड़े हर तरीके के पत्थरों का उपयोग करना और उनसे अलग अलग प्रकार के जो हथियार या अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का काम करता था, तो उसको एक नियोलिथिक काल या नियोलिथिक या नवपाषाण काल कहा गया, ठीक है। तो ये हमने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। दूसरा है यहाँ पे जो प्रस्तर धातु काल है या धातु काल जो है, इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक काल को हम कहते हैं, इसमें इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और 3 भागों में पहला जो है वो है हमारा ताम्रयुग, ताम्रयुग। दूसरा है कांस्य युग, और तीसरा है लौह युग। ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ताम्र युग मतलब कॉपर एज, कांस्य युग मतलब ब्रॉन्ज एज, और लौह युग मीन्स आयरन एज, ठीक। तो इसमें जो प्रस्तर धातु युग है, आद्य ऐतिहासिक काल का प्राग ऐतिहासिक काल में जो भाग आता है वो सिर्फ हमारा ताम्र युग आता है। इस ताम्र युग को हम केवल प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, क्योंकि कांस्य युग जो एज था वो नवपाषाण काल के बाद धीरे धीरे मनुष्य जो था वो सभ्य हो चुका था और इतना विकसित हो चुका था कि अब उसने लिखना और लिखना शुरू कर दिया था। तो इस एज को हम ले जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इसका एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता से है। और लौह युग का आरंभ हुआ था वैदिक काल में, अर्थात ऐतिहासिक सभ्यता में, वैदिक काल। उससे पहले लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमने 3 भाग पाषाण काल के यहाँ देखे और चौथा भाग एक जो प्राग ऐतिहासिक काल में है धातु युग में, वो है ताम्र युग। बाकी के 2 धातु युग जो हैं वो अगले ऐतिहासिक कालों में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ताम्र युग था, यहाँ पे मनुष्य केवल तांबे का उपयोग नहीं करता था, यहाँ पे मनुष्य तांबे के साथ साथ पत्थरों का भी उपयोग करता था। तो इस युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा गया है। इस युग को ताम्र पाषाण युग या कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप या तो इसको इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं या फिर आप सीधे प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल और पाषाण काल को सीधे तौर पे आप 4 भागों में विभाजित कर दें तो वो भी आपका सही होगा। इसमें पहला पुरापाषाण, दूसरा मध्यपाषाण, तीसरा नवपाषाण और चौथा हो जाएगा फिर आपका
ताम्र पाषाण काल। तो अर्थात ये ताम्र युग को ही यहाँ पे ताम्र पाषाण काल कहा गया है। और इसके बाद आप इसको 4th नंबर पे यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए और फिर हम आपको थोड़ा इनके बारे में जानकारी बताते हैं और उसके बाद फिर अगले वीडियो में अगले इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पूरा पाषाण काल को अच्छे से पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और इनके सब के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करें। चलिए, तो अब हम ये चौथा भाग ताम्र पाषाण काल को इसी के साथ लिख लेते हैं। ताम्र पाषाण काल यानी कि कॉपर स्टोन एज। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हुआ क्या है, मनुष्य जब एक आदि मानव का जीवन जी रहा था तो उसको सिर्फ खाने की आवश्यकता होती थी, तो वो सिर्फ शिकार करता था। और शिकार करने के लिए अभी उसका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ था कि वो अलग अलग प्रकार के हथियारों का उपयोग कर सके। तो मनुष्य जब शुरू में या आदि मानव जब शिकार करता था, तो उसको शिकार करने के लिए क्या होता था, बड़े बड़े पत्थरों को वो धकेल के किसी ऊंचे टीले पे या ऊंचे पहाड़ पे ले जाके वो रखते थे। और पीछे से जो जानवरों का, जो एनिमल्स का एक पूरा जो झुंड होता था, उसको खदेड़ते हुए लेके आते थे। ठीक है, उसको आगे लेके आएंगे और लाके जब वो पहाड़ के नीचे से या फिर जो उस टीले के नीचे से जब वो गुजरते थे, तो वो लोग उस पत्थर को उसके ऊपर ढकेल देते थे। अब जैसे उस पत्थर को उसके ऊपर ढकेल देते तो उसके नीचे जो भी 2-4 जानवर दब जाते थे, तो उन्हीं को फिर वो पकड़ के मार के वो मर जाते थे। उनको मरे हुए जानवरों को वो ऐसे ही खा लेते थे। कच्चा मांस खाने के आदी थे वो। ठीक है, तो आदि मानव जो था वो कच्चा मांस खाया करता था। उसे पके हुए मांस के बारे में या आग का उस समय पे, शुरुआती समय पे कोई ज्ञान नहीं होता था। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि मतलब जो मनुष्य था वो पहले बड़े पत्थरों का उपयोग करता था। अर्थात ये सब कब हुआ, पूरा पाषाण काल के समय पे हुआ होगा। धीरे धीरे मनुष्य की जरूरतें जैसे जैसे बढ़ी, अब आप समझ सकते हैं कि मनुष्य सबसे पहले जब इस तरीके से अपना फूड गैदरिंग करता था, भोजन प्राप्त करता था, हो सकता है कि जैसे आप जानते हैं कि ज़्यादा गर्मी के समय में पत्थरों में आपस में रगड़ने की वजह से आग लग सकती है, या फिर पेड़ पौधों में, वृक्षों में आपस में रगड़ने की वजह से आग लग जाती है। तो हो सकता है कि उस समय पे भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और ऐसा कुछ होने के कारण जंगलों में रहने वाले जानवर और जंगल पूरे के पूरे जल गए, और उनके बीच जो रहने वाले जानवर थे वो भी बहुत सारे जल गए होंगे। ठीक है, अब उन मरे हुए, जले हुए जानवरों को जब आदि मानव ने खाया होगा, तो उनको हो सकता है कुछ अलग तरीके का उन्हें उसमें टेस्ट या अलग स्वाद आया होगा। ठीक है, तो जिसके आधार पे उन्हें आग का भी ज्ञान शुरू हुआ, और उन्होंने आग के ज्ञान को शुरू करने के साथ साथ आग का प्रयोग करना भी, पत्थरों को टकरा के आपस में आग जलाना भी शुरू कर दिया। और फिर जो वो जानवरों को कच्चा मांस खाया करते थे, तो उसे फिर वो पकाकर खाने लगे, क्योंकि अब उनको टेस्ट आने लगा था। ठीक है, अब उनको जो भुना हुआ मांस था उसमें टेस्ट आने लगा था, तो इसलिए वो फिर आग जलाते थे और आग जला के उसको भूनकर तब खाया करते थे। ठीक है, तो मतलब अभी भी कच्चा मांस और पका हुआ मांस दोनों का प्रचलन शुरू हो चुका था, और आग का प्रचलन भी शुरू हो चुका था। लेकिन अभी आग का उपयोग सिर्फ इतने ही लेवल के लिए कर रहे हैं। अब ये जो मनुष्य होता था, ये बहुत ही ज़्यादा घुमक्कड़ होते थे। इनका कोई एक रेजिस्टेंट अच्छा नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो स्टेबल हो गए रहें एक जगह पे, ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे वो इधर उधर घूमते रहते हैं, पेड़ पौधों से जो भी फल फ्रूट जो भी चीज़ें मिलती थी उनको खा लिया करते थे।
तो उनमें से अब कुछ भी फल फ्रूट्स जब वो खाते थे तो उनके बीज वो अनजाने में कहाँ गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसका उन्हें इतना अंदाजा नहीं होता था। लेकिन जब वो देखते थे कभी काफ़ी दिनों के बाद कि जहाँ उन्होंने वो बीज गिराए थे वहाँ से कुछ पौधे उगने शुरू हो गए हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि वो वहाँ पे रुकें और रुक के वो ये देखना चाहते थे कि वो पौधा कैसे बड़ा होगा और किस तरीके से जो फ्रूट्स जो फल उन्होंने खाए हैं वो फल उस पर कैसे कैसे लगेंगे, उसको देखने की उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अब जब एक जगह पे वो पौधे उत्पन्न हुए हैं तो उन्हें देखने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए उसी स्थान पे रहना पड़ता था, मतलब उन्हें एक स्थायी निवास की ज़रूरत थी। अब उस स्थायी निवास को बनाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे लकड़ियाँ काटनी शुरू की, लकड़ियाँ काट के अपनी गुफाएं या फिर अपनी झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। और झोपड़ियाँ बना के जब वो एक साथ एक स्थान पर रहने लगे तो एक स्थान पर रहने के साथ साथ उन्हें खाने पीने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था या ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। तो उसके लिए उन्होंने धीरे धीरे कुछ जानवरों को भी पालना शुरू किया अपनी सुरक्षा के लिए, जिसमें सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया। सवाल पूछा जा चुका है कि इंसान का सबसे पहला पालतू पशु कौन था, तो सबसे पहला पालतू पशु कुत्ते को बनाया था, क्योंकि कुत्ता उनकी सुरक्षा भी करता था और कुत्ता हमेशा उनके साथ रहता था जनरली। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो आदि मानव था वो मांस खाने का आदी था, तो वो समझ सकते हैं कि वो जब मांस खाता होगा जानवरों का तो मांस तो वो खा लेगा, लेकिन बाकी बचा हुआ जो बाकी जो भी मटेरियल बचा है, जो हड्डियां और जो सब चीज़ें, तो उनको खाने के लिए हो सकता है उनके साथ साथ कुत्ते वहीं पे रहते होंगे, तो इसलिए कुत्ते उन्हीं के साथ रहते थे, इसलिए कुत्तों को उन्होंने पालतू बना लिया। ठीक है, तो ये लॉजिक हो सकता है इसके पीछे। तो कुत्ते उनके पालतू बने और फिर उन्होंने जब अपनी झोपड़ियाँ बनाई उसके आसपास रहने लगे तो जंगली जानवर जो थे वो उन पे आक्रमण ना कर दें, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी झोपड़ी के आसपास चारों तरफ वो आग जला लेते थे, क्योंकि जानवर आग से डरते थे। ठीक है, और कुत्ते भी बांध लिया करते थे, तो कुत्ते और आग उनसे जंगली जानवरों से या किसी भी प्रकार के ऐसे खतरों से उनकी रक्षा भी करती थी। तो वहाँ पे उनका एक स्थायी निवास हो चुका था। एक तरीके से जिन पौधों की वो विकास की जो जिज्ञासा उनके अंदर है वो सब चीज़ें, तो उसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कृषि का विकास धीरे धीरे हो रहा था और उन्होंने धीरे धीरे उनके आधार पे अपनी अलग प्रकार की कुछ गेहूँ चावल इन तरीके की खेती भी करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, जैसे जैसे विकसित हो गए तो होते गए, जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के आविष्कार करते रहे। तो जैसे जैसे ज़रूरत इनकी बढ़ती गई वैसे वैसे इन्होंने आविष्कार करने शुरू कर दिए और उन आविष्कारों के आधार पे आप देखेंगे जब इनकी फसलें तैयार होती थी तो उन फसलों के तैयार होने के साथ साथ ये उनको स्टोर करके रखना चाहते थे, जिसके आधार पे इन्होंने कुछ बर्तन, मिट्टी के कुछ बड़े बड़े बर्तन बनाने शुरू किए। उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पत्थरों के या मिट्टी के जो या लकड़ियों के इन्होंने पहिए बनाने शुरू किए, गाड़ियाँ बनानी शुरू की। और इसी प्रकार धीरे धीरे जो एक पूरा जो विकास हुआ इनका पूरा पाषाण काल से लेकर और ताम्र पाषाण काल तक, इन्होंने अनजाने में ऐसे बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार और बहुत सारी चीज़ों की जो रचना थी वो कर दी थी। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही हम इसको रखते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इसमें हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। अब हम कल अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, इसको पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें पूरा पाषाण मानव काल का मानव कैसा था और उसने क्या क्या विकास किए थे और किस आधार से रहता था। जैसे अभी आपको सिर्फ एक ब्रीफ में छोटा सा बताने की कोशिश की है, लेकिन कल हम इसको डिटेल में अगले वीडियो में मतलब हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे कि कहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं और किससे हमें किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है और इस समय के मानव ने क्या किया, इस समय मध्य पाषाण काल के मानव ने क्या क्या किया, पूरा पाषाण काल नवपाषाण के काल के मानव ने क्या किया, किस तरह का विकास हो चुका था, और ताम्र पाषाण काल का मानव कैसा था, उसने किन किन चीज़ों का विकास किया, वहाँ पे किस प्रकार की संस्कृति मिलती है, किस प्रकार के जो शवाधान हैं या दफनाने की प्रक्रिया, मरने के बाद क्या होता था, उनका क्या करते थे, तो सब चीज़ों की चर्चा हम कल करेंगे अपने अगले वीडियो में।
ठीक है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और जोड़ते रहिए दूसरे और भी लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद।